गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्लास में बात कर रहे थे गवर्नेंस के बुनियादी संकल्पनाओं की, गवर्नेंस की, और जितने भी टर्म्स थे हमने वो उस पर डिस्कशन किया था। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के बाद अंत में हमने किया था भारत में संवैधानिक शासन और उद्देशिका से कैसे वो डिराइव होता है, उद्देशिका कैसे भारत में संवैधानिक शासन को आधार देती है। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। तीन और संकल्पनाएं हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है, या जिन पर हमें बहुत कॉन्सेप्चुअली, संकल्पनात्मक रूप से काम करने की जरूरत है। एक तो है विधि का शासन है, दूसरा नैसर्गिक न्याय है, और तीसरा विवेकपूर्ण वर्गीकरण है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो उसके पहले हम लोग इस तरह की बातों पर आने के पहले एक और बात मैं चर्चा कर दे रहा हूं, वह है कि संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के बीच क्या संबंध है, और वहीं से तीन संकल्पनाएं निकल कर आती हैं: विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय और विवेकपूर्ण वर्गीकरण। उसी पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि का अंतर संबंध। एक तो यह करेंगे, दूसरा करेंगे हम लोग विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, तीसरा होगा नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस, और चौथा होगा विवेकपूर्ण वर्गीकरण। ये कुल मिलाकर चार। तो ये तो एक बुनियादी चीज है, इसको समझने की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, उसकी एक समझ ब्रीफ में चाहिए। इनकी बात हम लोग करेंगे जहां से हमारे लिए प्रश्न बन सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में। अगर ऐसा कहा जाए कि संविधान की जो विधि है, या संविधान जो सर्वोच्च विधि है, उसमें और प्रशासनिक विधि में वंश और प्रजाति का संबंध है, क्या मतलब हुआ इसका? कि उत्पत्ति, जो स्रोत है प्रशासनिक विधि का, वह संवैधानिक विधि है। कहने का अर्थ है कि संविधान ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को गाइड करता है, उसको दिशा निर्देश देता है, और सभी एजेंसियों, सभी प्राधिकारियों को यह निर्देश देता है या मार्गदर्शन देता है कि वो अपना कार्य कैसे करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि कोई भी प्रशासनिक विधि या प्रशासनिक प्राधिकारी स्वेच्छाचारी प्रयोग अपनी शक्तियों का नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि जो प्रशासन को दायित्व हमने सौंपा है, वो दायित्व यह है कि वह जन कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करेगा, नीतियों को क्रियान्वित करेगा, अधिकारों की रक्षा करेगा, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा, और संसाधनों के वितरण में सहायता करेगा, या संसाधनों का वितरण करेगा। किस तरह का? समता मूलक, या जिसकी जैसी आवश्यकता है। ये हम जानते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद इसका लक्ष्य है। तो प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे, और समाजवादी होने के कारण वह भारत में संसाधनों का समतामूलक वितरण करे। और इसके लिए अलग अलग तरह की विधियां, प्रशासनिक विधि जिसको कहते हैं, वह बनाई जाएंगी। लेकिन ध्यान यह रखना है केवल कि कोई भी ऐसी विधि ऐसी शक्ति नहीं दे किसी प्राधिकारी को कि वह स्वेच्छाचारी हो जाए और अपनी स्वेच्छा से वह विधियों का प्रयोग करने लग जाए, जिससे कि अधिकारों का उल्लंघन हो। कहने का अर्थ यह है कि प्रशासनिक विधि को, या प्रशासनिक विधि के तहत जब प्रशासन काम करता है, तो संविधान की विधि का दायित्व यह होता है कि वह एक सीमा तय करेगा और यह बताएगा उस प्राधिकारी को कि आप इस सीमा से आगे नहीं जा सकते, यह आपकी अंतिम सीमा है, यहां तक आप काम कर सकते हैं, अन्यथा उसमें वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि प्रशासनिक विधि का मूल जो स्रोत है वह संविधान की विधि है।
इसलिए वंश है संविधान और प्रजाति है प्रशासनिक विधि। इसलिए कहा जाता है कि संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के बीच वंश और प्रजाति का संबंध है। तो एक वाक्य तो पहले यही इसकी बात लिखी जाएगी और उसके बाद इसमें बताया जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है। कई बार ऐसा होगा, जैसे मान लें अनुच्छेद 32 जहां पर रिटों का प्रावधान है, तो रिट हमें संविधान की विधि भी है। वह रिट का प्रावधान, चूंकि संविधान में तो संविधान की विधि तो है ही, लेकिन रिट से हम प्रशासनिक प्राधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं और अधिकारों का संरक्षण कराते हैं। तो अब प्रशासनिक विधि में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संवैधानिक विधि में है। तो कहा जाएगा कि अनुच्छेद 32 इस वंश और प्रजाति वाले संबंधों के बीच है और दोनों को ओवरलैप, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर बनाता है। यह जो सिद्धांत है एक दूसरे को अंतर्निर्भर बनाने वाला या ओवरलैपिंग करने वाला, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड। एक प्रश्न हमसे यही पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड क्या होता है और कहां से इसकी उत्पत्ति होती। तो हम लोग पहले थोड़ी सी व्याख्या इसमें कर लें, लिख लें पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बुनियाद समझना हमारे लिए आवश्यक है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग ये बन जाएगी, संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि का अंतर संबंध। में लिखिए, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संवैधानिक शासन होने के कारण, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संवैधानिक शासन होने के कारण संविधान को सर्वोच्च विधि कहा जाता है। संविधान को सर्वोच्च विधि कहा जाता है। निश्चित रूप से संविधान का मूल उद्देश्य, निश्चित रूप से संविधान का मूल उद्देश्य शासन व्यवस्था का इस रूप में संचालन करना है। संवैधानिक विधि का या संविधान का मूल उद्देश्य शासन व्यवस्था का इस रूप में संचालन करना है जिससे राज्य की कोई भी इकाई अथवा प्राधिकारी, राज्य की कोई भी इकाई अथवा प्राधिकारी अपने अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग, अपने अधिकारों और, ऐसे लिखिए, अपने अधिकारों और शक्तियों का स्वेच्छाचारी प्रयोग नहीं कर सके, स्वेच्छाचारी प्रयोग नहीं कर सके। कारण यह कि ऐसे ही संचालन से, कारण यह कि ऐसे ही संचालन से लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण संभव है। ऐसे ही संचालन से लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण संभव है। पारा चेंज करके, संविधान के अनुरूप शासन के संचालन के कारण, संविधान के अनुरूप शासन के संचालन के कारण प्रशासनिक विधियों का मूल स्रोत, प्रशासनिक विधियों का मूल स्रोत संविधान होता है। संविधान के अनुरूप शासन का संचालन होने के कारण प्रशासनिक विधियों का मूल स्रोत संविधान होता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि, इसी कारण यह कहा जाता है कि
संवैधानिक और प्रशासनिक विधि के बीच संवैधानिक और प्रशासनिक विधि के बीच वंश प्रजाति संबंध है, बना हुआ है। वंश प्रजाति संबंध बना हुआ है। सारा चेंज करके लिखना है। एक विचारक का नाम लिखवा रहा हूं। हॉलैंड के अनुसार संवैधानिक विधि जहां सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों संवैधानिक विधि जहां सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के स्थैतिक आयामों की बात करती है। स्टैटिक जो स्थिर है, रेस्ट में है, एक रेस्ट की बात कर रहा है और एक मोशन की बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स एट रेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टॉक्स अबाउट दीज एजेंसीज इन मोशन। वही बात यहां लिख रही। उसके स्थैतिक पक्षों की बात करता है, जबकि प्रशासनिक विधि उसके गत्यात्मक आयामों की इसको ऐसे लिखेंगे। संवैधानिक विधि सरकार और उसके अंगों के स्थैतिक पक्षों का विवरण और प्रशासनिक विधि हो गई तथ्यात्मक पक्षों का तो मार्गदर्शन। ये कहा जाएगा वन टॉक्स अबाउट द स्टैटिक एस्पेक्ट, अनदर टॉक्स अबाउट द डायनेमिक एस्पेक्ट। ये बात कही हॉलैंड ने। अब ये कहा जा रहा है कि जो संवैधानिक विधि है और प्रशासनिक विधि है, दोनों के बीच एक ओवरलैप है। ये ओवरलैप क्यों होगा? स्थैतिक पक्ष की बात कर रहे हैं। स्थैतिक और डायनेमिक जो पक्ष है उसके बीच एक ओवरलैप है। तो जो संविधान की विधि है वो क्या बताएगी? यह बताएगी कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसके जो संरचनात्मक पक्ष है उनकी चर्चा करेगी वह। और जो प्रशासनिक विधि है वह बताएगी कि उनका कार्य कैसे होगा, जिसको हम कानूनों से समर्थन देंगे। हम एक डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करें अगर, ये ओवरलैप है।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संरचनात्मक पक्षों का उल्लेख। इन एजेंसियों के कार्यात्मक पक्षों का उल्लेख, जिन्हें कानूनों से समर्थन प्राप्त होता है। और यह जो पक्ष है, यह पक्ष है हमारा यह जो पक्ष है इसको कहा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड। ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसको देवनागरी में ही लिखेंगे। तो ओवरलैप का जो एरिया है, इसके अनुसार कई जगहों पर संवैधानिक और प्रशासनिक विधियां एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड। जैसे 32, 136, 226, 227, 300, 311, 36 से 51 पूरा। इसके बाद 281, 261, 62, 63, 280, 261, 62, 63, 280, 323A, 323B, ये सब ओवरलैप के उदाहरण हैं। इसके अलावा जितने भी प्रत्यायोजित विधान हैं, आगे लिखा जाएगा, यहां लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसके आगे उदाहरणों के आगे लिखना है उसमें कि इन प्रावधानों के अतिरिक्त इन प्रावधानों के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रत्यायोजित विधान, डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सभी प्रकार के प्रत्यायोजित विधान, जैसे क्या होगा, अध्यादेश, जैसे अध्यादेश आदि, सभी प्रकार के प्रत्यायोजित विधान भी इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। यह संबंध है संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि का, और दोनों के बीच का जो ओवरलैप है उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड कर रहे हैं। यह आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स का कि डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड क्या होता है।